नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 43 लेकर के आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले 1 से 42 तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप सभी को यहाँ पर अवश्य देख लीजिएगा। सबसे मुख्य कारण क्या है तो ये देखिए जेसीईआरटी जैक के किताब से यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जो कि 6, 7, 8, 9 और 10 से मिक्सअप प्रश्न है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों को इसमें मिलाया गया, इसलिए आप कभी भी देखना नहीं भूलिएगा। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर आप कम प्रश्न पढ़ करके अधिक प्रश्न आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अभी जैक जो 2 बार एग्ज़ाम ली उसमें आप स्पष्ट देखिए तो 80% प्रश्न जो है आपको हमारे नोट से आए हुए हैं, ठीक है। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, सभी से यहाँ पर भर भर के प्रश्न जैक पूछ रहा है। तो आप सभी को जैसे ही वीडियो मिलता है आप सभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्रश्न है, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया। प्रश्न ये है, और ये झारखंड के एग्ज़ाम जेएसएससी में एक बार दरोगा परीक्षा में पूछ दिया गया था, ठीक है। कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास कनिष्क ने, ठीक है। क्या है ऑप्शन आपके पास, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त किया था, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर अशोक का एक जो देखने पर लग रहा होगा तो ये जो यहाँ पर स्थापित किया था ये श्रीनगर के लिए है। अशोक किसके लिए है, श्रीनगर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कश्मीर के जो पहले राजा हुए थे वो श्री कश्यप थे। कौन थे, श्री कश्यप थे, और उन्हीं के नाम पर यह जो है कश्मीर नगर बसाया गया है, उन्हीं के नाम पर यह कश्मीर नगर बसाया गया है, ठीक है। तो कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया तो याद रखिएगा कनिष्क ने विजय प्राप्त किया था। कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया था। कनिष्क ने जो कनिष्कपुर नगर है वो कहाँ बसाया था, ये भी प्रश्न आपका झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है जेएसएससी में। देखिए
अच्छा झारखंड हो, जेएसएससी भी हो, तो आपको जेएसएससी का भी एग्ज़ाम देना हो तो आप याद रखिएगा जेएसएससी हर एक एग्ज़ाम को कहाँ से कंडक्ट करती है, तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को पूछती है। ठीक है, तो देखिए कनिष्क ने कनिष्पुर नगर कहाँ बसाया, तो यह भी आपको बताया वो कश्मीर में। ठीक है, कहाँ बसाया, कश्मीर में। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कितने वर्ष पूर्व हुई थी। 3000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 3000 वर्ष या 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 1000 ईस्वी पूर्व हुई थी। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ये भी प्रश्न आपका जेएसएससी में झारखंड के एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए ये पुस्तक वाले जो होता है ना, पुस्तक वाला एक प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में फिक्स आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पुस्तक वाले तो बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन आपको ऑथेंटिक किताब जो जैक ने बनाया है उसमें जितना आया है उस सब को हम यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर निकाल दिए हैं। ठीक है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। मेघदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट, किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेघदूत नामक पुस्तक जो है आपको यहाँ पर कालिदास के द्वारा लिखा गया है। दोनों पुस्तक, और दोनों पुस्तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, कहीं से नहीं, बाहर से नहीं, वो जेएसएससी जो है वो भी और जो यहाँ जैक है वो भी, दोनों जो है आपको जेसीईआरटी किताब को फॉलो कर रहा है। बस यहाँ का नोट्स पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, आपको विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न ये जेएसएससी में पूछ दिया गया है, एक बार आपका राजस्व कर्मचारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सारा चीज़ देखिए हम आपको मेंशन कर देते हैं कि प्रश्न कहाँ से आए हैं, किस तरह से आए हैं, कहाँ से आए हैं। इसके बाद भी आप जुड़ करके अगर यहाँ से नोट्स लेकर नहीं पढ़ते हैं तो आपको धोखा तो फिक्स होना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा ही आएगा। ठीक है, आप उधर का अगर 5000 प्रश्न पढ़िएगा तो 5 को भिड़ेगा, और यहाँ के 1000 प्रश्न पढ़िएगा तो यहाँ से 80-90 प्रश्न आपका आ जाता है लगभग। ठीक है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या कोई नहीं। ठीक है, तो हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए यही प्रश्न आपका जो है जेटेट में पूछ दिया गया था, जेटेट में पूछ दिया गया था। ठीक है, कादम्बरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। कालिदास, विशाखादत्त, वानभट्ट या आर्यभट्ट। ठीक है, तो कादम्बरी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। क्लियर। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है। मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। ठीक है, तो मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है, 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो गांव में सभा होती है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ग्राम सभा का प्रमुख करेगा, और प्रमुख कौन होता है, वहाँ का मुखिया होता है। तो इसका राइट आंसर मुखिया हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। ठीक है, राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। क्लियर, तो ये राजस्थान राज्य का नागौर याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से ये जेएसएससी में 3 बार प्रश्न पूछा गया है, और जेटेट में भी आपका 1 बार आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ। झारखंड में जल विद्युत, देखिए स्पेशल आपके राज्य का यहाँ पर प्रश्न है कि झारखंड, याद रखिएगा। झारखंड में जल विद्युत योजना का प्रारंभ किस परियोजना के साथ हुआ। दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल परियोजना, स्वर्णकारो नदी परियोजना या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ जो है आपको दामोदर नदी घाटी निगम के साथ हुआ है। दामोदर घाटी निगम परियोजना के साथ हुआ है, डीवीसी के साथ हुआ है। ठीक है, देखिए डीवीसी यानी दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना कब हुई।
1946, 1947, 1948 या 1950? तो डीवीसी दामोदर नदी घाटी निगम परियोजना की स्थापना जो है आपका हुआ था 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू हुआ? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1859, 3 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 3 अक्टूबर 1969। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर कौन सा है? ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या कोई नहीं? ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर जो होता है वो आपका प्रखंड स्तर का होता है। कहाँ का होता है? प्रखंड स्तर का होता है। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर कौन होता है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तर पर बटा हुआ है। पहला हो जाता है ग्राम स्तर पर जब मुखिया हो गया, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति हो गया, जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो तृतीय स्तर होता है वो जिला स्तर का होता है। ठीक है, जिसका मालिक जिला परिषद होता है। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट या विशाखाथट? देखिए ये प्रश्न आपको पंचतंत्र वाला जो है 1001 बार आ गया है, चाहे आप सेंट्रल से लेकर के स्टेट तक देखिएगा तब। ठीक है, और आपका जेएसएससी में ये 5 बार आ गया है पंचतंत्र नामक पुस्तक। बहुत ही एमपीवीआई है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त? ठीक है, भारत का नेपोलियन प्रश्न ये छपा हुआ है, प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, प्रश्न जेटेट में पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न रहेगा भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन किसमें किया गया है? समुद्रगुप्त का जो कार्यकलाप रहा, जिसको उपाधि दिया गया यहाँ पर द्वितीय का, उसका वर्णन किसमें किया गया है? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग पूर्ण में, प्रयाग कर्म में या कोई में नहीं? ठीक है, तो समुद्रगुप्त के कार्यकाल का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख में किया गया है। ऐसे इसका यहाँ पर नोट्स देखिए आपको बना हुआ है, आप सभी देख लीजिए। ठीक है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन किया गया है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है उसी में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का वर्णन है कि समुद्रगुप्त का कार्यकलाप किस प्रकार से रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कोई नहीं? ठीक है, तो विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही धारण किया। ठीक है, तो ये नेपोलियन भी किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, वो भी आपको समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। और यहाँ पर विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? वो भी आपको समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछा गया है। नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होती है जहाँ की आबादी होती है। देखिए जैसे मुखिया का चुनाव कितने स्पेस में करवाया जाए, कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बांटा जाए, सबका यहाँ पर जो है आपको जनसंख्या निर्धारित किया गया है। उसी तरह से नगर निगम जो है उसका गठन वैसे नगरों में होता है जहाँ की आबादी होती है। देखिए आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ से आपको कम बेसी देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी में जैसे गूगल में आप सर्च मार कम बेसी मिल जाएगा, आपको डाउट होता है। ठीक है, लेकिन आपको हम बता देते हैं, आप जब जैसे एग्ज़ाम लेगी ना, जेएसएससी या जेईई की एग्ज़ाम लेगी, अगर सेम यही प्रश्न आ गया ना, तो आपको देखिए प्रमाणित करने के लिए आपको जैसे ईआरटी किताब में दिया हुआ रहेगा, जैसे आप वहाँ से जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं जैक को। लेकिन बाकी और गूगल का बात जो है वहाँ पर चैलेंज के रूप में नहीं लिया जाता है। इसलिए आप सभी जेसीईआरटी किताब में जो ऑप्शन दिया गया है वो अगर गलत है सही उसको आपको करना है, क्योंकि वो किताब जैक के द्वारा प्रमाणित है और जैक उसको मानने के लिए बाधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इसका है? तो इसका है आपका देखिए 1,50,000। नगर निगम के लिए 1,50,000 पर इसकी गठन की जाती है। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं मेयर, उप मेयर, महापौर, उप महापौर, प्रशासकीय पदाधिकारी या सभी। ठीक है, तो नगर निगम के प्रमुख अधिकारी में मेयर भी आते हैं, उप मेयर भी आते हैं, प्रशासकीय पदाधिकारी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है। ठीक है,
प्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान विधि द्वारा, शासकीय विधि द्वारा या कोई नहीं। देखिए तो अभी लगभग लोगों का चुनाव किस प्रकार हम लोग करते हैं, तो वो प्रत्यक्ष रूप में जाते हैं और वो मतदान करते हैं, इसको हम लोग करते हैं प्रत्यक्ष मतदान विधि। तो अभी का चुनाव कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा आपको चुनाव संपन्न यहाँ पर होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, प्रश्न यही देखिए आया हुआ था, यही प्रश्न आया था आपका जेटेट में, यही प्रश्न आया था आपका जेटेट में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, कालिदास, सूरदास, अबुल फजल या कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी जो कवि थे वो आपके थे कालिदास। कौन थे, कालिदास थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, प्रश्न देखिए आया हुआ आपके एग्जाम में, जेटेट में प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है आपको कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ विश्वविद्यालय से एक प्रश्न आपका हर जेएसएससी हो या यहाँ पर जैक हो, दोनों भर भर के पूछ रहा है यहाँ पर जेसीईआरटी किताब से, इसलिए जेसीईआरटी किताब का ही ऑथेंटिक प्रश्न केवल अगर आप पढ़ लीजिएगा 1500 जो है वहाँ से आपका रिजल्ट एकदम निकलने जा रहा है, इसलिए आप बाहर का पढ़ने का कोशिश भी मत कीजिएगा। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, मगध विश्वविद्यालय का, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का या कोई नहीं। ठीक है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ये आपका किस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। ठीक है, और ये प्रश्न कहाँ हुआ, तो जेएसएससी में एक बार हुआ है। ठीक है, जेएसएससी में एक बार ये प्रश्न आपका झारखंड राज्य के एग्जाम में पूछ दिया है, इसलिए जेसीईआरटी किताब को भर भर के नोट्स बनाइएगा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, नालंदा, मगध, कनौज या उत्तरी भारत। ठीक है, तो नालंदा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, कनौज को बनाया था। हर्षवर्धन किसको बनाया था, कनौज को अपना राजधानी बनाया था। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया, विश्व का प्रथम देखिए जल विद्युत केंद्र अभी हम लोग झारखंड का देखे थे, तो झारखंड में पहला कहाँ, तो डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है ये पहला आपका था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विश्व की बात है, किसका बात है, विश्व का, तो विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन में विश्व का पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न आपका आ भी सकता है, और देखिए खाली ऑथेंटिक प्रश्न आपको निकल के मिलेगा, आपको पढ़ रहे होंगे तो आपको जरूर लग रहा होगा कि ऐसा हम एग्जाम दिए थे तो आया था। ठीक है, तो राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ, भारत में, झारखंड में तो डीवीसी था, भारत में पूरे प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, कर्नाटक में सरबती नदी पर, दामोदर नदी घाटी झारखंड में, कोलकारो नदी परियोजना कलकत्ता में, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था आपको कर्नाटक में सरबती नदी पर। ठीक है, कर्नाटक में सरबती नदी पर प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनमें कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोई नहीं। ठीक है, देखिए परंपरागत और गैर परंपरागत थोड़ा सा हम लोग इसे समझते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, ठीक है, तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिनको ऊर्जा के रूप में बहुत पुराने समय से उपयोग किया जा रहा है, बहुत लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है, तो उसको हम लोग परंपरागत ऊर्जा, जो सदियों से जो परंपरा से चला रहा है उसको परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें ऊर्जा के स्रोत में कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन, ये सब परंपरा से उपयोग हम लोग सदियों से करते आ रहे थे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। ठीक है, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के वैसे स्रोत जो परंपरागत से हट करके नहीं रहने पर आप उपयोग कर सकते हैं, जो सदियों से उपयोग नहीं हो रहा है, हाल फिलहाल इसका अब उपयोग में आ रहा है, तो इसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो ये सौर ऊर्जा, सोलर, ये देखिए हाल फिलहाल से आपको सभी क्षेत्रों में सोलर पैनल का उपयोग किया जा रहा है। पवन ऊर्जा, तो ये आदमी के द्वारा बनाया गया है, सदियों से नहीं चला रहा है। ज्वारीय ऊर्जा, ये भी आदमी के द्वारा बनाया गया, सदियों से नहीं चला रहा है।
तो वैसा का ऊर्जा स्रोत जिनका परंपरा से सदियों से नहीं किया जा रहा है, अभी हाल फिलहाल जो है उनके जगह पर अगर परंपरागत स्रोत समाप्त हो जाए तो उनके जगह पर उन स्रोत से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उसको हम लोग गैर परंपरागत स्रोत में रखेंगे और उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी कुछ आता है। ठीक है, चलिए अगला ये तो इस तरह से यहाँ पर आप डेली हमारे साथ 5:30 बजे सुबह में 5:30 बजे जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। SST GS का प्रैक्टिस सेट को आप कर सकते हैं और शाम को देखिए 6:30 बजे आप यहाँ पर क्लास दोनों कर सकते हैं। तो 1 से 5 के शिक्षक के लिए दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है, बाकी 6 से 8 के लिए शिक्षक के सामाजिक विज्ञान और भाषा के यहाँ सुबह में करेंगे और शाम में आपका होगा विज्ञान का। क्लियर? तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।